नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार जांगेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संदर्भ में आसियान का अध्ययन किया, आज हम ऐसे ही दूसरे संगठन सार्क का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं सार्क क्या है। तो सार्क, जिसे पहले SARC के नाम से जाना जाता था और बाद में प्रथम समर्थ से प्रथम में इसका नाम बदल के फिर इसे SAARC कर दिया गया, यानी कि एसोसिएशन भी इसमें नाम जोड़ दिया गया। सार्क के बारे में सबसे पहले जो विचार दिया वो बांग्लादेश के कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने 1970 के दशक में दिया। उन्होंने कहा था कि एक क्षेत्रीय व्यापार संघ का निर्माण किया जाए, एक व्यापार गुट का निर्माण किया जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मई 1980 में इस पर फिर से विचार किया गया और इसके बाद अप्रैल 1981 में 7 देशों के विदेश सचिवों की पहली बार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मुलाकात हुई और वहां इसके संदर्भ में 5 व्यापक क्षेत्रों की पहचान की। और सार्क का जो पूरा नाम है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, से हिंदी में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन, यानी कि दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औपचारिक स्थापना जो मानी जाती है वो 8 दिसंबर 1985 मानी जाती है और 1980 के से ही दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के आपसी संगठित सहयोग के प्रयत्न से 1985 तक काफी सफल रहे और जब दिसंबर 1985 में औपचारिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे सार्क के नाम से जाना गया, वो स्थापित हुआ। सार्क का प्रमुख जो उद्देश्य है वो इसके सदस्यों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अभी इसमें 2007 में नई दिल्ली के सम्मेलन में पहली बार अफगानिस्तान ने भाग लिया। अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया था, तो अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बन गया, तो 8 सदस्य के हुए। इनके बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पैदा किया। यह आसियान के आधार पर ही संगठित किया गया, तैयार किया गया तथा अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की संस्था के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य विकास के लिए क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग देना है। सार्क निश्चित रूप से बांग्लादेश द्वारा 2 मई 1980 को किए गए उपक्रम की ही एक पराकाष्ठा मानी जाती है, लेकिन अगस्त 1983 को नई दिल्ली में एक 7 सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें 7 राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के घोषणा पत्र को अपनाया गया। बांग्लादेश ने सारे क्षेत्र की स्थिति का भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया और इसके जो भी निष्कर्ष निकल के आए, उन निष्कर्षों को ढाका में दिसंबर 1985 को सार्क के औपचारिक निर्माण के लिए मान लिया गया, जिसे सार्क चार्टर के नाम से भी जाना जाता है तथा सार्क के 7 सदस्य राष्ट्रों के नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए और 7 सदस्य राष्ट्रों के नेताओं की पहली शिखर बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई और ढाका में ही इसका मुख्यालय ढाका में हुई। 1 अगस्त 1983 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के घोषणा पत्र की विदेश मंत्रियों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके पश्चात दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की 5 बैठकें क्रमशः कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका और भारत में संपन्न हुई। भारत में यह बैठक 1983 में हुई और इसमें विदेश मंत्रियों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिया। इस घोषणा पत्र में जो प्रस्तावित उद्देश्य है वो निम्न प्रकार है।
नंबर 1, दक्षिण एशिया के लोगों की भलाई और उनके जीवन में सुधार लाना। दूसरा, दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनको अपनी शक्ति के बारे में एहसास दिलाना, इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सुदृढ़ सामूहिक आत्मविश्वास पैदा करना, इसका थर्ड उद्देश्य। चौथा, आपसी विश्वास में योगदान देना तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे की परस्पर सहायता करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। दूसरे विकासशील देशों के साथ भी सहयोग को जो है मजबूत बनाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, साझे हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आपसी सहयोग को सुदृढ़ करना भी इसका सार का उद्देश्य रहा है। और एक समान उद्देश्यों तथा लक्ष्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इस घोषणा पत्र में आगे इस बात की पुष्टि होगी कि ये जो अधिकार हैं, ये जो उद्देश्य हैं, में सहयोग, राजकीय समानता, भू क्षेत्रीय एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे राज्यों के अंतर्राज्यीय संबंधों में हस्तक्षेप न करने तथा आपसी लाभों, यानी कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो पंचशील के सिद्धांतों पर ये सारी चीजें आधारित हैं। इस बैठक में आगे यह भी घोषणा की गई थी कि क्षेत्रीय सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों का विकल्प नहीं बल्कि पूरक होगा। और विदेश मंत्रियों ने सार्क का संस्थानीकरण जो किया वो दिसंबर 1985 में किया और इसका नाम पहले जैसा कि मैंने बताया था SARC यानी कि सार्क था, न कि SAARC यानी कि साउथ एशिया रीजनल कॉर्पोरेशन इसका नाम था, जिसको बाद में बदल करके और क्या कर दिया गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका नाम कर दिया गया। कब? दिसंबर 1985 में, जब पहली इसकी शिखर बैठक हुई थी उस दौरान। और उसी दौरान इसकी कई समितियों का निर्माण किया गया कि जिसमें प्रमुख है तकनीकी समितियां, स्थायी समिति और क्रिया समिति, इसके अलावा वित्त संबंधी निर्णय संबंधी समिति। तो तकनीकी समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो तकनीकी सदस्य समिति के सदस्य राज्यों के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और इनका कार्य होगा कि सहयोग के प्रत्येक क्षेत्र में प्रोग्राम को लागू करना, समन्वित करना तथा मॉनिटर करना। नंबर 2, स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी। इसमें सदस्य राज्यों के विदेश सचिव को सदस्य बनाया गया और इनका कार्य था कि दक्षिण एशियाई सहयोग को समन्वित करना और मॉनिटर करना। इसके संबंध में कुछ बिंदु भी इन्होंने बताए थे। इसमें है योजनाओं तथा प्रोग्रामों को स्वीकृत करना और उनका वित्तीय प्रबंध करना, अंतर समाजीय प्राथमिकताओं तथा कार्य प्रोग्राम के सभी प्रकार के समन्वय को निश्चित करना, क्षेत्रीय और बाहरी साधनों को गतिशील बनाना, इसके अलावा सहयोग के नए क्षेत्रों को ढूंढना। ये इसके स्थायी समिति के कुछ समन्वित करने और मॉनिटर करने के जो है कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। और फिर इसके बाद है क्रिया समितियां। क्रिया समिति यानी कि एक्शन कमेटी से जब 2 देशों से अधिक देशों के साथ संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए किसी समिति का निर्माण किया गया था, वो क्रिया समिति कहलाई थी। और यह क्रिया समिति केवल स्थायी समिति की पूर्व स्वीकृति से ही बनाई जा सकती है। तो ये की कुछ समितियों के बारे में जाना। इसके बाद वित्त संबंधी निर्णय। तो इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि सहकारी प्रोग्रामों के लिए स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त इकट्ठा किया जाएगा। तकनीकी विकास निश्चित प्रोग्राम को लागू करने के लिए
लागत के विभाजन की सिफारिशें करेगी। तकनीकी समिति जो भी निश्चित प्रोग्राम हैं तो उन्हें लागू करने के लिए जो भी लागत आएगी उसके क्या क्या खर्चा है तो उस खर्चे को बराबर यानी कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से उसको बांटा जाएगा। यानी कि इसमें समानता नहीं, इसमें जैसा राष्ट्र का आर्थिक ढांचा है उसके अकॉर्डिंग इसका विभाजन किया गया था। तकनीकी समिति इस तरह की सिफारिशें करते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगी। ये शर्तें इसमें लगा दी गई। नंबर 1, सेमिनारों, वर्कशॉपों, प्रशिक्षण तथा दूसरे प्रोग्रामों में भाग लेने के लिए आने जाने का तथा रहने का व्यय उस देश की सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। इस तरह के कार्यों के प्रबंध का व्यय या तो मेजबान सरकार उठाएगी या फिर सुविधाओं के हिसाब से उस प्रोग्राम में भाग लेने वालों के बीच इसे डिवाइड कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों के भरण पोषण का व्यय मेजबान देश वहन करेगा और आने जाने का व्यय तथा विशेष या वेतन भेजने वाला देश या भाग लेने वाले देश आपस में बांटकर वहन करेंगे। नेक्स्ट, अध्ययन की तैयारी की लागत समेत दूसरे खर्चे संबंधित राज्य द्वारा आपस में स्वीकृत आधार पर उठाए जाएंगे। और अगला, लंबी अवधि की योजनाओं के मामले में लागत का जो अंदाजा है वो तकनीकी समिति द्वारा लगाया जाएगा और उस लागत को उठाने की सिफारिश स्थायी समिति के द्वारा की जाएगी। तो ये वित्त संबंधी कुछ निर्णय के समूह किए गए थे। इसके अलावा उन योजनाओं और प्रोग्रामों के संबंध में जिनका खर्च उस क्षेत्र में नहीं उठाया जा सकता, जो दूसरे क्षेत्रों में था, या स्थायी समिति की स्वीकृति से दूसरे उपयुक्त साधनों से सहायता ली जा सकती है, ये भी बात इसके अंतर्गत की। अब क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन यानी कि सार्क का प्रारंभ कब हुआ? तो सार्क देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। तो ढाका में जब ये शिखर सम्मेलन हुआ तो वहां जो भी निर्णय लिए गए, जो भी फैसले लिए गए, उनसे ये बात स्पष्ट हो गई कि पहले सार्क नाम जो था SARC यानी कि साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन जो था, तो उसका नाम बदल करके इसे दक्षिण एशियाई संगठन जो है कर दिया गया, सार्क कर दिया गया, SARC कर दिया गया। ऐसा इस बात को स्पष्ट करने के लिए किया गया कि यह दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग कायम करने वाला एक संगठन है, इसलिए ये चीजें जो है जरूरी है। ढाका के शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 7 राष्ट्रों के जो सरकारी जो मुखिया या जो शिखर जो नेता थे उन्होंने भाग लिया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति MH इरशाद ने अध्यक्षता की और उनकी अध्यक्षता में सार्क की स्थापना के घोषणा पत्र को अपनाया गया। तो सार्क की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे हैं, यानी कि HM इरशाद। यानी कि जहां इसका सम्मेलन आयोजित होता है उस देश का राष्ट्रपति या उस देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये इसके साक्ष्य में भी उल्लेख किया गया है, इसके नियमों में उल्लेख किया गया है। और इस घोषणा पत्र में संगठन के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया तथा उन सिद्धांतों को भी जिनके अनुसार इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती थी या करनी थी। सदस्य राष्ट्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं तथा प्रभुसत्ता, समानता, स्वतंत्रता, एकता और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति और उसके सिद्धांतों को अपनाया गया। और सभी स्तरों पर इस बात पर को लेकर के सर्वसम्मति बनाई गई और जो भी मामले आगे आएंगे उस पर भी आपस में सहयोग और सर्वसम्मति से जो है मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। ये बात भी इस सम्मेलन के दौरान घोषणा पत्र में की गई थी। द्विपक्षीय तथा विवादास्पद विषयों को इस विचार विमर्श से दूर रखा जाएगा, यानी कि द्विपक्षीय और जो विवादास्पद विषय हैं उनको इस शिखर बैठक में नहीं उठाया जाएगा। उन्हें आपस में अलग से मीटिंग आयोजित करके, अलग से सम्मेलन आयोजित करके सुलझाया जा सकता है। सार्क की मीटिंग में
उनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और आगे यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय सहयोग सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का पूरक और अनुपूरक होगा। इसके अलावा इसके घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि राष्ट्रों के मुखिया वर्ष में एक बार बैठक आयोजित करेंगे तथा नीति निर्माण के लिए और सहयोग की प्रगति पर विचार करने के लिए तथा अतिरिक्त मशीनरी को स्थापित करने के लिए और समय हितों के निर्णय करने के लिए एक परिषद बनाई जाएगी, जिसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री शामिल होंगे और मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की एक समिति बनाई जाएगी और इसमें एक तकनीकी समिति के निर्माण का भी निर्णय लिया गया, जिसमें सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और सार्क का जो सचिवालय है उसकी स्थापना का निर्णय भी इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत किया गया और सार्क के सचिवालय की स्थापना काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, वहां की गई थी। तो सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और अभी तक सार्क के अनेक सम्मेलन हो चुके, 20 सम्मेलन हो चुके हैं और 20वां सम्मेलन विशेषकर कोविड-19 को लेकर के किया गया। और विशेषकर एक उल्लेखनीय बात यह है कि 14वां शिखर सम्मेलन जब 2007 में आयोजित हुआ नई दिल्ली के अंतर्गत, उसमें अफगानिस्तान, जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उसे सार्क के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और तभी से इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 हो गई। और ये 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। कब? 2007 में। तो इसके बाद आगे सार्क के बारे में अध्ययन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।